तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है लिनफी को, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद थी। वो जैसे ही लिनफी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर फिर लिनफी उससे कहता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ किसने करने के लिए कहा है। तो वो लड़की कहती है कि हम लोग नानडोरा स्नेक्स हैं, जो कि हमेशा से इस दुनिया से छुप कर रहते हैं, मगर उस इविल सेक्ट के लोगों ने हम लोगों को आकर एक नया ऑर्डर दिया। वो चाहते थे कि हम लोग एक डिवाइन एजेंट को ढूंढें। वो इतने खतरनाक लोग हैं कि हम उनकी किसी भी ऑफर को ठुकरा नहीं सकते, ना ही हम लोग उनसे लड़ सकते हैं। ये सुनकर लिनफी कहता है कि अच्छा तो ये उन वेस्टर्न चर्चिस का काम है। वो लड़की उसे बताती है कि जब फर्स्ट टाइम तुम्हारी अवेकनिंग हुई थी उस वक्त से ही हम लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, और उस वक्त हमारी मुलाकात तुम्हारे उसी दोस्त यीफाई से हुई थी, इसलिए हम लोगों ने यीफाई की मदद से तुम्हें स्कूल के अंदर ट्रैप करने की कोशिश की। मगर हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी वो डिवाइन आइज हमारी हिडन पर्सनैलिटी को भी ढूंढ सकती है। अगर तुमने नाइट वॉच की मदद ना की होती तो शायद हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते और तुम वहीं पे ही मार दिए जाते। जिस पर लिनफी कहता है कि हाँ, मगर तुम लोग तो बुरी तरह फेल हो गए। तुम लोगों ने इतनी बेकार चाल चली जिसकी वजह से तुम लोगों का हारना तो बनता ही था। अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना, वो भी अपने एसेंस के बगैर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नानडोरा स्नेक भी होती है। वो कहती है कि ये ट्रिक कोई बेकार ट्रिक नहीं थी। अगर तुम्हारा ये दोस्त यीफाई हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता तो शायद तुम कब के मर चुके होते। ये मेरे बाकी स्नेक चिल्ड्रन से बिल्कुल डिफरेंट है। जब मैंने इसकी बॉडी पर हमला किया था उस वक्त इसकी बॉडी को मैंने बिल्कुल प्रिजर्व कर दिया था, और जब मैंने इसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लिया था तो उस वक्त इसकी बॉडी को गहरी नींद में चले जाना चाहिए था, मगर इसकी बॉडी गहरी नींद में जाने के बजाय और भी ज्यादा एक्टिव हो गई और इसने वापस से अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल ले लिया। तुम्हारी नाइट वॉच ने इसकी मेमोरीज को पूरी तरह से इरेज कर दिया था, मगर उसके बावजूद भी हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे उसकी मेमोरी कभी भी गई नहीं है, बल्कि उसे हर एक चीज अच्छे तरीके से याद है। खास तौर पर वो तुम्हें कभी भी नहीं भूला था। शुरू से लेकर अब तक मैं इसे नोट करती आ रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा रहमदिल है। तो यीफाई के बारे में बातें सुनने के बाद फिर लिनफी खड़ा होकर यीफाई के पास चला जाता है और उसकी हालत देखता है तो उसे पता चलता है कि यीफाई एक सदमे में चला गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सैड है। जिसके बाद वो रोते हुए लिनफी से कहता है कि सब कुछ झूठ था, मेरे पास किसी तरह की कोई फैमिली थी ही नहीं, यहाँ तक कि मैं तो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मगर लिनफी उससे कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ फेक था, मगर तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारा एक वजूद है और तुमने मेरी मदद भी की है। मगर यीफाई उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तो लिनफी कहता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। तुम अपनी एक नई लाइफ चूज कर सकते हो, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मगर यीफाई कहता है कि नहीं, मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, वो सब कुछ फेक है। जिस पर लिनफी उससे कहता है कि क्या वाकई में तुम ऐसा चाहते हो? तो यीफाई कहता है कि फिलहाल तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर लिनफी उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारा कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। ये कहने के बाद लिनफी जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो यीफाई उससे कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो फिर तुम क्या करते? तो लिनफी उससे कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। ये सुनते ही यीफाई और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है, जिस पर लिनफी को भी उस पर तरस आने लगा था और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में यीफाई को कभी भी इतना ज्यादा रोते हुए नहीं देखा। मगर अचानक फिर सिस्टम लिनफी को एक ऑफर देता है। उसके सामने एक एग्रीमेंट आ जाता है जो कि यीफाई से रिलेटेड था। लिनफी को ये ऑफर दी जाती है कि अगर वो उसे आजाद कराना चाहता है तो वो उसे इसी हॉस्पिटल के अंदर एक नर्सिंग कैरेक्टर दे सकता है। ये देखते ही लिनफी फौरन से उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देता है और वही पेन फिर उसकी तरफ थ्रो करता है। तो यीफाई उस पेन को पकड़ता है तो उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और वो उस एग्रीमेंट के अंदर साइन करके अपनी नई पोजीशन हासिल कर लेता है, जो कि एक नर्सिंग पोजीशन है। इस पोजीशन को हासिल करते ही वो अजाइलम ऑफ गॉड के अंडरग्राउंड प्रिजन से आजाद हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गॉडेस ऑफ नाइट के पास आते हैं। तो गॉडेस ऑफ नाइट वहाँ पे लिनफी को देखती है तो वो कहती है कि थाइनाटॉस, तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारा कितना टाइम से इंतजार
कर रही थी। मगर लिनफी उसे कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया, मैं यहाँ पे किसी को आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहाँ से हटता है तो गॉडेस ऑफ नाइट को वहाँ पर जी5 दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा अजीब तरह से रिएक्ट करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वहाँ पे जी5 का आना पसंद नहीं आया। गॉडेस ऑफ नाइट को इस तरह देखकर जी5 के भी पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। ये देखकर गॉडेस ऑफ नाइट उसे पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तुम हो। ये कहते ही वो फौरन से भागते हुए जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि फाइनली मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे मिल गया। ये सुनकर जी5 भी हैरान हो जाता है और वो लिनफी की तरफ देखता है और लिनफी उससे कहता है कि तुम्हारी यही जॉब है, तुम्हें मेरी मदद करनी है ताकि मैं इसे पूरी तरह से रिकवर कर सकूं। और फिर गॉडेस ऑफ नाइट उससे कहती है कि क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपनी ग्रैंडमा याद नहीं है? ये कहने के बाद फिर जी5 भी उसे गले लगाकर फिर जोर जोर से कहने लगता है कि ग्रैंडमा मुझे आप याद हैं, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। ये देखकर वो ग्रैंडमा भी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर जी5 से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जिस पर जी5 कहता है कि हाँ, मेरे फादर ने मुझे खिला पिलाकर काफी बड़ा कर दिया है। गॉडेस ऑफ नाइट उससे कहती है कि बस अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। ये देखकर फिर जी5 भी उससे वादा करता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो गॉडेस ऑफ नाइट के खुश होने की वजह से उसकी मेमोरी रिकवर होना शुरू हो जाती है और वो अब 23% रिकवर कर चुकी होती है। और फिर हम लोग लिनफी के हाथ में एक पेपर देखते हैं। उसे उसी टीचर की बात याद आती है जो कि लिनफी से कह रहा था कि मेरे पास एक यही डॉक्यूमेंट है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिनफी ये सारी बातें जाकर अपने कैप्टन को बताता है और कहता है कि ये नांडोरा स्नेक वाला इंसिडेंट एविल चर्च की वजह से हुआ है। जिसके बाद ली चेंग कैप्टन से कहता है कि हम लोगों ने उस स्कूल के अंदर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की मेमोरीज को क्लीन कर दिया है, मगर उस नांडोरा स्नेक का हेड पता नहीं कहाँ चला गया है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड ग्रैनी को। वो अपना खाना खाने के लिए एक टेबल के पास आती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक चिट पड़ी हुई है जिसपे लिखा हुआ है कि ग्रैंडमा ली चेंग ने आपका रेंट पे कर दिया है। और फिर वहीं पे ही उसका एक ग्रैंडसन आता है और वो भी आते हुए कहता है कि ग्रैंडमा पता नहीं किसने मेरा रेंट पे कर दिया है। और फिर दूसरी तरफ हमें उसी टीचर को दिखाया जाता है जिसके पास एक बैग होता है और वो उस बैग के साथ किसी लैब के अंदर चला जाता है। वहाँ पे जाते ही वो फौरन से फिंगर को प्रेस करके दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि उस लैब के अंदर तो बहुत सारे क्रीचर्स मौजूद होते हैं। वो टीचर वहाँ पर उन सारे के सारे क्रीचर्स के ऊपर स्टडी कर रहा होता है और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो काफी लंबे टाइम से इन क्रीचर्स के ऊपर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और फिर जैसे ही वो उस बैग को खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस बैग के अंदर तो नांडोरा स्नेक का सिर होता है। वो उस सिर को चोरी छुपे अपने लैब में लेकर आया था ताकि वो वहाँ पर स्टडी कर सके। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस सिर को एक जगह रखकर अपनी एक ब्लेड बाहर निकालता है और उस स्नेक को काटना शुरू कर देता है। जब वो उस स्नेक को पूरी तरह से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस हेड के वो सारे के सारे टुकड़े दोबारा से हवा में ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर वो लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे दिखाई देता है कि उन मीट पीसेस के बीच में एक ब्लू एनर्जी कोर भी है, जिसे देखते ही वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो फौरन से उस ब्लू कोर को जैसे ही बाहर निकालता है तो वो सारे के सारे मीट पीस नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक चूहे को पकड़ लेता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिनफी अपने कैप्टन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आता है। और फिर उसका कैप्टन कहता है कि क्या हुआ, लगता है कि तुम अभी से ही थक गए हो। मगर लिनफी से कहता है कि कैप्टन अभी तो मैंने बस शुरुआत ही की है। ये कहने के बाद वो दोनों जैसे ही आपस में फाइट करते हैं तो लिनफी इस मर्तबा अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है जिस पर उसका कैप्टन भी हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो काफी इंप्रूव कर चुका होता है। उसकी स्पीड और उसके स्किल्स पहले के मुकाबले में अब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि उसके कैप्टन को भी अब अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। और कैप्टन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त किसी और सिटी की तरफ भेजना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एजेंट 136 भी जाएगी, इसलिए उसे ज्यादा तंग मत करना। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से जुआंग को दिखाया जाता है। वो इंस्ट्रक्टर युआन के साथ मौजूद होता है और वो इंस्ट्रक्टर को बताता है कि हम लोगों ने एक नए बंदे को हायर किया है और उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग कुछ एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग वेपन्स को यूज करना चाहते हैं और इस वक्त हम लोग उसे चेंगनांग सिटी भेज रहे हैं। उम्मीद है कि चेंगनांग सिटी में आप लोग उसे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मगर इंस्ट्रक्टर युआन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और उससे लिनफी के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है तो जुआंग उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि फिलहाल मैं आपको उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। हमारी नाइट वॉच आपको
आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए आपको इतनी सपोर्ट तो करनी ही चाहिए। और ऊपर से हम ये भी चाहते हैं कि आप कुछ इलाइट सोल्जर्स को उसकी निगरानी पर रखें। इससे उम्मीद है कि कुछ एनवायरनमेंट चेंज जरूर होगा। ये कहने के बाद वो उसे एक शीट दिखाता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं खुद एक हेक्साग्राम बना लूंगा। मगर ज़ोंग उससे कहता है कि मेरी बात मान लीजिए, वो लड़के बहुत ही खतरनाक हैं, उनसे डील करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ ओल्ड मैन एक जगह बैठकर एक गेम खेल रहे होते हैं, मगर उन लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मगर अजीब बात यह होती है कि बूढ़े लोगों के बीच में एक यंग लड़का होता है और वो भी उस गेम का एक हिस्सा था। सब लोग अपने अपने पीस की तरफ देखने लगते हैं और वो लड़का जैसे ही अपनी चाल चलता है तो वो सब लोगों को शो करता है कि उसने एक ही बार में सबको हरा दिया है। ये देखकर वो सारे ओल्ड मैन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हर बार तुम ही हमसे क्यों जीत जाते हो, तुम्हारे पास हमेशा से हाईएस्ट पॉइंट क्यों आते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद तुम हमारे साथ कोई चीटिंग कर रहे हो। जिस पर दूसरा ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ, ये लड़का कोई ट्रिक यूज कर रहा है, वरना ये हमसे नहीं जीत सकता। ये कहने के बाद वो लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं कोई ट्रिक यूज कर रहा हूँ। ये कहने के बाद अचानक हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के कुछ गार्ड्स अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सारे ओल्ड मैन हैरान हो जाते हैं। वो गार्ड सीधा उन लोगों के पास आते हैं तो वो लड़का फौरन से उठकर वहाँ से जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ का कोई अमीर ज़्यादा है जिसके पास ढेर सारी दौलत है। और फिर वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसके गार्ड्स उन ओल्ड मैन के पास आते हैं और अपने जेब में जैसे हाथ डालते हैं तो वो सारे के सारे बूढ़े लोग डर जाते हैं। मगर वो गार्ड्स पॉकेट के अंदर से कुछ गोल्डन वॉचेस बाहर निकालते हैं और वो लड़का जाते जाते उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे साथ गेम खेलकर बहुत ही अच्छा लगा, आज से तुम लोग मेरे दोस्त हो। ये कहने के बाद वो जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर उसके लिए एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई होती है, जिसके अंदर बैठकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि स्कूल से वापस आ रही होती है, मगर रास्ते में कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं और उनमें से एक लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और अपने सामने अपना बैग लाकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि अरे ये क्या, तुम तो इतना शर्मा रही हो, और जरा ये देखो तुम्हारे इस बैग पर एक छोटी सी किटन है। मुझे सच में बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं और लगता है कि शायद तुम्हारे स्कर्ट में भी एक छोटी सी कैट बनी हुई है, मगर लगता है कि शायद तुमने उस छोटी सी कैट को छुपाया हुआ है, मुझे देखने दो। ये कहकर वो उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है तो अचानक एक कैन की बोतल उसके मुंह पे आके लगती है, जिसकी वजह से बड़ी धड़म करके नीचे गिरता है। और हमें दिखाया जाता है उसी अमीरजादे लड़के को जो कि अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है और आते साथ ही अपने गार्ड्स को कहता है कि जरा इन लड़कों को बिल्लियाँ तो दिखाओ कि बिल्लियाँ कैसी होती हैं, शायद इन लोगों ने कभी कोई बिल्ली नहीं देखी। ये कहने के बाद वो लोग उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ वो लड़का फिर उस बैग को उठाकर उस लड़की को देता है और कहता है कि ये तुम्हारा बैग है। वो लड़की उस बैग को देखकर लड़के को थैंक यू कहती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन बदमाश लड़कों को मार मार कर एक जगह लटका देते हैं और वो लड़की भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। मगर दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि लगता है कि शायद किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने हमेशा यही बात कही है कि जब तक मैं मैदान में मौजूद हूँ कोई भी मेरे सामने ना आकर खड़ा हो। इतना कहने के बाद हमें उसके सामने एक और गैंग को दिखाया जाता है। वो गैंग भी सूट बूट पहनकर उनके सामने खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके टक्कर के दुश्मन हैं। और इतने में फिर एक गार्ड उस लड़के को एक बेस बेड ला कर देता है और इस तरह फिर उन दोनों गैंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगले सीन में हमें एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लोग फाइनली एक कल्टीवेटर को देखते हैं। उसके पास एक मोंक आता है और आकर उससे कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद अचानक वो लड़का जैसे ही आंख खोलता है तो हमें उसके पीछे एक अजीब सी फायर पावर दिखाई जाती है। वो जैसे ही खड़ा होता है तो जमीन पूरी तरह से लावा की तरह बन जाती है और उसके अंदर से हाथ बाहर निकलने लगते हैं, जो कि उस लड़के को वहाँ से जाने से रोक रहे होते हैं। और वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है तो वो जायंट हैंड्स उसका पीछा करते हुए उस दरवाजे तक आ जाते हैं, मगर वो लड़का उन हैंड्स को वहीं पर ही रोक देता है और वो ओल्ड मॉन्क
उससे कहता है कि हमेशा याद रखना कि लोगों को मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात भी याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें चेंगनान सिटी की तरफ जाना है और वहाँ पर जाकर एक नोबल पर्सन से मिलना है। अगर सच में तुम उस गॉड एजेंट से मिल जाते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा, तुम अपने सारे गुनाहों को माफ करवा सकते हो। तो डिवाइन एजेंट का सुनते ही वो बंदा कहता है कि क्या वो कोई एजेंट ऑफ गॉड है, मगर मैं उसके बारे में पता कैसे लगाऊंगा, वो दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, कुछ भी तो मुझे मालूम नहीं। मगर फिर वो मॉन्क उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पास कल्टीवेशन करते हुए 10 साल हो गए हैं, तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वो गॉड एजेंट कैसा होगा। जब तुम उसके सामने आओगे तो तुम्हें वो खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा, उसे देखकर खुद से पहचान भी लोगे। ये कहने के बाद फिर वो अपने मास्टर से वहाँ से जाने की इजाजत मांगता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वेस्टर्न चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंफी की एक तस्वीर पड़ी होती है और वहाँ पे एक बंदा अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि वो डिवाइन एजेंट गॉड नाइट वॉच के हाथ में लग गया, सच में बहुत ही अफसोस की बात है। और फिर दूसरी तरफ हमें होंग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रही होती है और कैप्टन और शाओनान दोनों मिलकर लिंफी को एक स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाते हैं। और इस तरफ शाओनान जैसे ही अपने रूम की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लग जाती है। और उसी बिल्डिंग के नीचे हमें वेस्टर्न चर्च का एक बंदा भी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि काफी देर से होंग जी का इंतजार कर रहा था। और फिर हम लोग दोबारा से वेस्टर्न चर्च के उसी इविल मास्टर को देखते हैं। वो कहता है कि अगर वो लड़का उनके पास चला गया तो क्या हुआ, हमारे पास भी अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि उसे वापस ला सकते हैं। इतना कहने के बाद हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट पर एक लड़की को रिसीव करने के लिए आता है। और उस लड़की को जैसे ही देखता है तो वो अपनी आशिकी झाड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि ओह माय लिसा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और दूसरी तरफ वो लड़की भी उसे देखते हुए कहती है कि ओ माय लियांग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और आते साथ ही एक दूसरे को किस करते हैं। और वहीं पे ही हमें वेस्टर्न चर्च का एक और सर्वेंट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अब लिंफी को वापस लाने के मिशन में लग जाता है। और इसी के साथ हमें फिर एक और सोल्जर को भी दिखाया जाता है जो कि गाड़ी चला रहा होता है, मगर उसके पीछे 3 और लोग पड़े हुए होते हैं। सारे के सारे लोग वेस्टर्न चर्च के लिए काम करते हैं और वेस्टर्न चर्च अब इन सब लोगों को वापस लाने के मिशन पर लगाने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से उसी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर धमाका हुआ था। होंग जी अभी भी जिंदा होती है और वो उस धमाके से बस थोड़ी सी ही इंजर्ड हुई थी। और कैप्टन की जैसे उसे आवाज सुनाई देती है तो कैप्टन उसे कहता है कि फौरन से वहाँ से निकलकर दूर चली जाओ। मगर वो कैप्टन से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कहने के बाद वो खड़ी हो जाती है और जैसे नीचे झांक कर देखती है तो उसे वहाँ पर वेस्टर्न चर्च का एक मास्कमैन दिखाई देता है। उसे देखते ही वो गुस्से में एकदम पागल सी हो जाती है और अपना स्पीयर निकालते ही बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस पर हमला करने के लिए आती है, मगर वो बंदा अपनी जगह से हटता नहीं, जिसकी वजह से होंग जी अपना स्पीयर उसे मारने के बजाय सीधा जमीन पर दे मारती है। और उसे देखते ही वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश होकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उस मास्कमैन की शक्ल में कोई जाना पहचाना बंदा उसके सामने आ गया था। और इस तरफ हम लोग वेस्टर्न चर्च को देखते हैं। वेस्टर्न चर्च का मास्टर कहता है कि हम लोग नाइट वॉच के अगेंस्ट वार शुरू कर रहे हैं, या तो वो लड़का हमारा होगा या फिर मारा जाएगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से लिंफी को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी से बाहर झांक कर देखता है और कहता है कि ये जिनान सिटी है और इस वक्त मैं जिनान से चेंगनान सिटी जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।